हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी तो हम जगत मोनेरा ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रोस्टिस्टा जगत पढ़ना है, कवक पढ़ना है, पादप जगत पढ़ना है और जंतु जगत पढ़ना है। तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तो अभी तक जो पिछली वीडियो में हमने जो जीवाणु थे जगत मोनेरा के, दो जीवाणु के बारे में पढ़ रहे थे, एक तो आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया था, बात हो रही थी यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया में सभी प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं। अब जो जीवाणु होते हैं उनके लक्षण पढ़ रहे थे, हमने 4 लक्षण आपको लिखवा दिए, 2-3 लक्षण और लिखनी है, तो 2-3 लक्षण और लिखवा देंगे। देखो, जो जगत मोनेरा के जीवों के लक्षण है वही जीवाणु के लक्षण है, लगभग सेम टू सेम, क्योंकि जगत मोनेरा में जो जीव पाए जाते हैं उन सभी के लक्षण एक से तो होंगे, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया जो चाहे बैक्टीरिया जो, तो सभी के क्या लक्षण समान होते हैं। तो इसमें 4 लक्षण हमने आपको लिखवा दिए थे। अब 5वां लक्षण आपको लिखना है, इनकी कोशिका भित्ति एक मिनट रुकना, क्या लिखा है ये, हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकोन। तो 5वां लक्षण है इनकी, देखो पीडीएफ में भेजेंगे, इसी के साथ साथ आप लिखते जाना, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन, इसी से लिखते जाना, पीडीएफ में भेजेंगे, क्योंकि पीडीएफ हम जो लिखी भेजते हैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ गलत रहता है, आप भी गलत मत लिख लेना, तो इसी के साथ साथ लिखते जाया करो, ठीक। तो इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन लिपिड, ये पेप्टाइडोग्लाइकोन क्या है, लिपिड, वसा होती है, लिपिड को वसा कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिपिड। पेप्टाइडोग्लाइकोन लिपिड व पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन और पॉलीपेप्टाइड लिपिड मतलब वसा की बनी होती है। ये इनका 5वां लक्षण है। अब बात करते हैं 6वें लक्षण की। तो 6वां लक्षण है, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन पाया जाता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है क्योंकि क्या होते हैं, मेल या फीमेल नहीं होते, केवल एक ही जीवाणु होता है, तो इन्हीं में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा। तो जो अलैंगिक जीव होते हैं या जिनमें अलैंगिक जनन होता है उनमें जनन की कई विधियां होती हैं, वो आगे आप पढ़ोगे कि अलैंगिक जीवों में जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो सभी अलग अलग होती हैं क्योंकि इनमें एक ही जीव होता है, नर या मादा नहीं होते, इसलिए उनमें
जनन भी अलग अलग तरीकों से होता है। खंडी भवन द्वारा भी होता है। देखो जनन की कई विधियां होती है, जैसे विखंडन। विखंडन क्या होता है, कोई जीव कोशिका है, ये धीरे धीरे बीच से कटती जाती है, ऐसे खांच बनती जाती है। खांच बनने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो दोनों, ये क्या है, विखंडन। बहुखंडन में क्या होता है, कोई कोशिका होती है, ये बहुत से खंडों में टूट जाती है, 3, 4, 5। तो इस जो जनक कोशिका होती है उससे कई प्रकार की संतति कोशिकाएं बन जाती। बीजाणु जनन में क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है ऊपर, ये बीजाणु अलग होकर कई प्रकार के जीवाणु बना लेते हैं। और बहुखंडन, द्विखंडन और बीजाणु जनन, और एक और होता है खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है, उसका शरीर 20 से 3-4 भागों में कट जाता है, और जितने भी कटे भाग होते हैं उससे अलग जीव बन जाता है। एक और होता है मुकुलन, मुकुल निकलते हैं, ये पौधों में होता है, कुछ ऐसे मुकुल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मुकुल यहाँ से अलग होकर एक नया पौधा बना लेते हैं। तो वो अभी आगे आप पढ़ोगे, तो इनमें जनन कई प्रकार से होता है। तो ये आपका 6वां लक्षण हो गया। अब अगला लक्षण है सातवां, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब होता है ये सभी जगह पाए जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में कई लाखों जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो उससे ग्रसित नहीं होंगे, कमजोर है तो ग्रसित हो जाएंगे। तो हर जगह यहाँ पर भी होंगे, हमारे कपड़ों में भी जीवाणु पाए जाते हैं, हमारे आसपास सभी जगह जीवाणु पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। हाँ, एक टॉपिक और लिखना है, जो राइबोसोम होते हैं, 8वां पॉइंट है, राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। जो जीवाणु कोशिका होती है उनमें राइबोसोम 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S, एक 80S, 78, 80S। तो जो जीवाणु कोशिका होती है उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इतने आपने लक्षण लिख लिए, बहुत हैं, 7-8 लक्षण। अब इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इसको साफ कीजिए, दे रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी, जीवाणु का आकार एवं संरचना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जीवाणु का आकार एवं संरचना। इनकी आकार और संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार की होते हैं, सभी के बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि जीवाणु किन किन आकार में पाए जाते हैं और उन आकार वाले जीवाणु को क्या कहते हैं। तो देखो जीवाणु कई प्रकार के आकार में पाए जाते हैं, तो इनका हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो जैसा हम लिखते जाएं आपको भी बिल्कुल वैसा ही लिखना है। तो जीवाणु के आकार एवं संरचना में लिखना है, आकार एवं संरचना के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। आकार एवं संरचना के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार में पहला प्रकार है कोकस जीवाणु। इसको कहते हैं कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया
इसको क्या कहते हैं, कोकस बैक्टीरिया, मतलब कोकस जीवाणु। ठीक, इसकी जगह बैक्टीरिया की जगह हम जीवाणु भी लिख सकते हैं, तो सीधा लिख लेना कोकस जीवाणु, हिंदी यही में लिख लेना कोकस जीवाणु। ठीक, पहला होता है कोकस जीवाणु, दूसरा होता है बैसिलस जीवाणु। दूसरा होता है बैसिलस जीवाणु, तीसरा होता है सर्पिल जीवाणु, चौथा होता है कामा जीवाणु, जो कौमा के आकार का होता है ऐसा जीवाणु। कौमा जानते हो, पैराग्राफ लिखते टाइम कौमा लगाते हो, कौमा जीवाणु, तो उसका आकार कौमा जैसा होता है। तो जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, पहला है कोकस जीवाणु, दूसरा है बैसिलस जीवाणु, तीसरा है सल्फर जीवाणु और चौथा है कौमा जीवाणु। तो जीवाणुओं के आकार एवं संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों को तो पहले इकट्ठा लिख लेना है। जो 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं इनको सबको पहले इकट्ठा लिख लेंगे। अब एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कोकस जीवाणु, तो पहली हेडिंग डालेंगे अब हम कोकस जीवाणु, बाकी 3 के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे कोकस जीवाणु, कोकस जीवाणु, कोकस जीवाणु। तो कोकस जीवाणु में लिखेंगे इनका आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, इनका आकार गोलाकार या अंडाकार होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब कोकस जीवाणु भी कई प्रकार के होते हैं। इनका आकार गोलाकार एवं अंडाकार होता है, या तो गोल होंगे या अंडाकार होंगे। तो कोकस जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। तो कोकस जीवाणु जब कई प्रकार के होते हैं तो इनमें पहला है माइक्रोकोकस, ए नंबर डाल के लिखेंगे माइक्रोकोकस। पहला है माइक्रोकोकस। तो जो माइक्रोकोकस जीवाणु होता है, जब हमने पहले पढ़ लिया, जो कोकस जीवाणु होते हैं वो गोलाकार या अंडाकार होते हैं। अगर कोकस जीवाणु सिर्फ एक ही हो, मतलब कैसा, ऐसा गोलाकार होगा या अंडाकार। यदि कोकस जीवाणु सिर्फ एक ही हो तो उसे हम कहेंगे माइक्रोकोकस, मतलब इससे दूसरा नहीं जुड़ा हो, सिर्फ अकेला हो तो इसे हम कहेंगे माइक्रोकोकस जीवाणु। ठीक, तो इसमें लिखेंगे जब कोकस जीवाणु अकेले हों, जब कोकस जीवाणु अकेले हों तो उसे माइक्रोकोकस जीवाणु कहते हैं। जब अकेला हो, इसके साथ कोई दूसरा जीवाणु ना जुड़ा, क्योंकि श्रृंखला में भी जीवाणु जुड़े रहते हैं। तो जब अकेला हो, एक ही गोलाकार या अंडाकार जीवाणु हो तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोकोकस जीवाणु कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइक्रोकोकस एगिलिस। एग्जाम्पल में लिखे जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस, एगिलिस ये एक जीवाणु है माइक्रोकोकस एगिलिस, जो माइक्रोकोकस जीवाणु का एक उदाहरण है। ये माइक्रोकोकस एगिलिस जीवाणु एक ही होता है, अकेला, अकेला गोलाकार आकृति का अकेला ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोकोकस एगिलिस। तो ये एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे कि जो जीवाणु अकेले होते हैं, जब कोकस जीवाणु अकेले होते हैं तो इनको माइक्रोकोकस जीवाणु कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस एगिलिस। ठीक, तो ये तो आपका हो गया पहला। अब बी नंबर करके डालेंगे डिप्लोकोकस।
बी नंबर डिप्लोकोकस जीवाणु। डिप्लोकोकस नाम से ही पता चलता है, डिप्लोकोकस मतलब डबल। जब कोकस जीवाणु डबल हो, दो हो श्रृंखला में, एक के बाद एक, तो उसे डिप्लोकोकस जीवाणु कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब कोकस जीवाणु दो के संख्या में हो, जब कोकस जीवाणु दो के समूह में हो तो उसे डिप्लोकोकस जीवाणु कहते हैं। दो के समूह में हो मतलब कोकस जीवाणु डबल जोड़े हो, ऐसे और ऐसे, ये भी लिख लेना। तो ये क्या होता है, डिप्लोकोकस जीवाणु। एक ही नहीं है, दो हैं, मतलब दो के समूह में जुड़े हैं एक के बाद एक, तो ये होता है डिप्लोकोकस जीवाणु। जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी, एग्जाम्पल में लिख लेंगे डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये काय का बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये निमोनिया रोग का बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बोलते हैं। इससे निमोनिया रोग होता है। अगर हम निमोनिया रोग के जीवाणु को देखेंगे तो वो डबल की श्रृंखला में होते हैं, मतलब कोकस जीवाणु जुड़े होते हैं, डबल होते हैं, ऐसी संरचना होगी। तो ये भी बना लेना। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी का बैक्टीरिया होता है ये, जब डबल श्रृंखला में जुड़े हो, दो की श्रृंखला में जुड़े हो, तो वो क्या कहलाते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक, अब देखते हैं तीसरा नंबर। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। साफ दिख रहा है ना, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो, दो ना हो, 5, 6, 7 इकट्ठे जुड़े हो, लंबी श्रृंखला में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहते हैं। तो लिखेंगे जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहते हैं। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला में एक के बाद एक कई जीवाणु जुड़े होते हैं। ठीक, हैं? दो ही तो हो तुम, नहीं ले आए फोन, बाकी कोई नहीं है, बस दो ही हो। वो आया था कल, तो उसको नहीं आना है क्या, मतलब 4 है। ठीक, एक मिनट रुको, इधर आओ। ठीक, तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में होते हैं, एक के बाद एक कई जीवाणु लगे रहते हैं, लंबी श्रृंखला में होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लेंगे स्ट्रेप्टोकोकस लेस्टिक, स्ट्रेप्टोकोकस लेस्टिक, ये एग्जाम्पल में लिख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस लेस्टिक। ठीक, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस लेस्टिक होता है वो लंबी श्रृंखला में एक के बाद एक कई कोकस जीवाणु जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लेस्टिक। अब लास्ट जो आपका बचा है उसमें अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, लंबी श्रृंखला में ना होकर अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। लास्ट है स्टेफाइलोकोकस, डी नंबर है
स्टेफाइलोकोकस जीवाणु। स्टेफाइलोकोकस जीवाणु ये एक लंबी श्रृंखला में होते हैं और अनियमित रूप से होते हैं, मतलब एक के ऊपर ऐसे होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, फिर कहीं नीचे से जुड़े होते हैं, ऊपर से भी जुड़े होते हैं, मतलब ऐसे गुच्छों में होते हैं अनियमित रूप से, आगे पीछे एक दूसरे के जुड़े रहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब कोकस जीवाणु अनियमित श्रृंखला में हों, जब कोकस जीवाणु अनियमित श्रृंखला में हो, तो उसे स्टेफाइलोकोकस जीवाणु कहते हैं। अनियमित श्रृंखला, एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे कहीं भी जुड़े हो, नियमित रूप से ना हो, उल्टे सीधे जुड़े हो, तो उन्हें स्टेफिलोकोकस जीवाणु कहते हैं। अगर हम सभी प्रकार के जीवाणु का अध्ययन करेंगे तो हमें ऐसे ही जीवाणु मिलेंगे। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो या तो वो श्रृंखला में मिलेंगे, या डबल कोकस जीवाणु होंगे, या अनियमित श्रृंखला में ऐसे इकट्ठे गुच्छों के रूप में होंगे। ठीक, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एग्जाम्पल में लिख लेना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये एग्जाम्पल में लिख लेना, ये चित्र भी बना लेना। ठीक, तो कोकस जीवाणु 4 ही प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकारों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमने दूसरी हेडिंग डलवाई थी बैसिलस जीवाणु, तो कल के वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बैसिलस जीवाणु की आकार एवं संरचना कैसी होती है। बैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो छड़ के समान होते हैं, ऐसे लंबी श्रृंखला में, डबल भी जुड़े रहते हैं, 3 भी जुड़े रहते हैं, मतलब लंबे छड़ के रूप में, छड़ की श्रृंखला में होते हैं। तो कैसे होते हैं वो हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जो कल का वीडियो बताएंगे उसमें बैसिलस जीवाणु के बारे में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। ये आप लिख लेना बुक में।